हे गाइस, वेलकम बैक टू एनटीके स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में एंड आई विल शेयर माय हैंड रिटन नोट्स विद यू अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? ये बेसिकली दो वर्ड से बना है, क्रायो एंड प्रिजर्वेशन। सो जो क्रायो वर्ड है दैट केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड क्रायोस विच मीन्स फ्रॉस्ट। सो इट इज़ बेसिकली प्रिजर्वेशन फ्रोजन स्टेट में। सो इसमें प्रिजर्वेशन वर्ड यूज़ हो रहा है। अब प्रिजर्वेशन वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है? इसमें हम प्लांट सेल या टिश्यू या बेसिकली जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करते हैं सो दैट हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। और जितने भी इसके एप्लीकेशन है, जिसमें मेजर एप्लीकेशन है सीड्स को प्रिजर्व करना या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी या वेरिएबिलिटी को प्रिजर्व करना। और इट इज़ अ मेजर, अगर आप बात करेंगे जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की, तो उस कंजर्वेशन में इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है बेसिकली। सो जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है दैट इज आउटसाइड इट्स नेचर और नेचुरल प्लेस, सो दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो उसके 3 मेथड्स होते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, लो प्रेशर स्टोरेज हो गया, एंड थर्ड वुड बी द क्रायो प्रिजर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। हालांकि इसमें सबसे बेटर कोल्ड स्टोरेज होता है, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल है कि टू ब्रिंग द plant cells and tissues to zero metabolism or non dividing state. So zero metabolism मतलब all the metabolic activities को almost static कर देना, stop कर देना, ताकि वो non dividing state में जाए। Because see, अगर वो मेटाबोलाइज करता रहेगा, उसमें एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, जो भी उसकी मेटाबॉलिक पाथवे है, या फिर वो डिवाइड होता रहेगा, इवेंचुअली एजिंग प्रोसेस होती है। बिकॉज सेल्स ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिविजन्स, जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स वो शो करते हैं, अदरवाइज वो कैंसरस इन नेचर हो जाएंगे। एंड मेटाबॉलिज्म में हमको स्लो डाउन करना, बिकॉज वी डोंट वांट आवर सेल्स टू डाई आउट एंड वी डोंट वांट द एजिंग और बेसिकली एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ, एनी काइंड ऑफ दीज डिजेनरेटिव फिनोमेना टू। हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं, या फिर लो टेम्परेचर भी हम ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। एग्जाम्पल, हम स्टोर कर सकते हैं जर्म प्लाज्म को वेरी लो टेम्परेचर्स पे। सो इट हैज़ बीन डन इन केस ऑफ राइस, वीट एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से टेम्परेचर कंडीशंस यूज होते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि यूजुअली 20 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस की रेंज जो होती है दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। सो इसमें 4 हम टेम्परेचर्स या कंडीशंस को एम्प्लॉय कर सकते हैं। पहली होगी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे हम स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ एट -79 डिग्री सेल्सियस। देन वी कैन स्टोर एट लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर्स, जो कि -80 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। देन हम नाइट्रोजन फ्रीजर्स में भी स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं, वेपर फेज नाइट्रोजन यूज़ करके, जो कि -150 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करने में हेल्प करता है। देन हम लिक्विड नाइट्रोजन को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस। सो सबसे कॉमनली यूज एंड सबसे बेस्ट मेथड जो होगा वो है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना। नाउ वील सी द ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस। तो हमें करना होता है वाटर इन सेल्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट मीन्स फ्रोजन स्टेट और आइस स्टेट। सो क्योंकि सेल्स के अंदर सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, तो इसको और भी कम टेम्परेचर चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू द प्योर वाटर, दैट इज अप टू -68 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए ही होता है, जबकि प्योर वाटर को का फ्रीजिंग पॉइंट होता है अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो उससे भी कम टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है? बिकॉज इसमें सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उस वजह से इसको इवन मोर लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, अब हमने देखा मेजर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं या कोई भी बायोलॉजिकल डिटोरिएंट्स होते हैं, वो स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं, मतलब क्विसेंट स्टेट पे आ जाते हैं। नाउ जर ड्रॉबैक बोल सकते हैं, जो मेजर थिंग वी नीड टू कंसिडर जब भी क्रायो प्रिजर्वेशन हम करेंगे, कि हमको आइस क्रिस्टल्स को फॉर्म नहीं होने देना है, बिकॉज वो सेल्स को डैमेज करते हैं। तो वी हैव टू प्रिवेंट द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इनसाइड द सेल्स बिकॉज दे कॉजेज इंजरी। सो वील सी कि व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इसको केटर करने के लिए। नेक्स्ट हमको हाई इंटरसेलुलर सोल्यूट कंसंट्रेशन जो होता है वो भी डैमेज कर सकता है सेल को, तो इसी केस में हमको इस चीज़ को या ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना होगा। उसके लिए हम कुछ ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, दैट इज फॉर वन सच शुगर इज सुक्रोज, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कुछ सॉल्यूट्स क्या होते हैं, वो लीक भी कर सकते हैं, इतना हमने क्रायो प्रोटेक्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आइस क्रिस्टल ना बने। फिर ऑस्मो प्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं ताकि हाई इंटरसेलुलर सोल्यूट कंसंट्रेशन कोई डैमेज ना करे सेल को। लेकिन फिर भी कुछ सोल्यूट जो होते हैं वो लीक आउट कर जाते हैं ड्यूरिंग द फ्रीजिंग प्रोसेस, तो हमको उसको भी चेक करना होता है।
इसके अलावा आपके क्रायो प्रोटेक्टेंट आई विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन कि क्रायो प्रोटेक्टेंट भी आपकी सेल की वायबिलिटी को या किसी तरीके से वो भी नेगेटिव या उनके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं जिससे सेल की वायबिलिटी अफेक्ट होती है। सो ये सब चीज़ें तो हैं। इसके अलावा हमें प्लांट की फिजियोलॉजिकल स्टेटस पे भी ध्यान देना होता है, उसकी एज क्या है सेल की तो और जितने भी फिजियोलॉजिकल स्टेटस हैं हमें उस पर। नाउ विल सी द टेक्निक और प्रोटोकॉल ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले जो स्टेप इन्वॉल्व है वो है डेवलपमेंट ऑफ द स्टेराइल टिश्यू कल्चर, जिसमें हम कंटेमिनेंट फ्री बनाते हैं। विल डिस्कस एवरी पॉइंट इन डिटेल लेटर ऑन। नेक्स्ट होता है कि हमको क्रायो प्रोटेक्टेंट्स ऐड करने होते हैं एंड प्री ट्रीटमेंट देनी होती है। एज यू कैन सी शूट टिप कल्चर लिया, देन स्टेराइल कंडीशन मेंटेन की, उसके बाद उसको प्री ग्रोन किया डीएमएसओ में, दैट इज अ क्रायो प्रोटेक्टेंट। विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। फिर डीएमएसओ को कल्चर मीडियम में डाला एंड देन शूट टिप्स को हमको लिक्विड नाइट्रोजन में डालना है। सो दैट इज फ्रीजिंग इज द थर्ड स्टेप। उसके बाद फ्रीज जब आपने कर दिया, नाउ यू आर गोइंग टू स्टोर इट। ओके, सो हेयर यू कैन सी कि आफ्टर फ्रीजिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन इट इज स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। उसके बाद द थॉइंग प्रोसेस इज डन करेंगे। थॉ करना मतलब टू कन्वर्ट द वाटर बैक टू द फ्लूइड स्टेट और टू गेट द सैंपल फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट। सो उसके बाद जब हमारी थोइंग प्रोसेस हो जाएगी, नाउ वी विल रिकल्चर इट। एक कोई भी जो भी सूटेबल मीडिया है उसमें वापस से वो जो हमारे सेल्स थे या मटेरियल थे उसको रिकल्चर करेंगे। अब वो ग्रो कर गए हैं, मान लो यहाँ पे वो शूट टिप्स आपको दिखनी शुरू हो गई हैं, उसमें से हम मेजर करेंगे कि अब क्या सर्वाइवल या वायबिलिटी है। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं दैट विल डिस्कस। और उसको मेजर करने के बाद इफ इट इज सूटेबल हम उससे प्लांट रीजनरेशन कर सकते हैं। सो नाउ विल डिस्कस द स्टेप्स इन डिटेल। पहला स्टेप था डेवलपमेंट ऑफ स्टेराइल टिश्यू कल्चर। द वर्ड स्टेराइल मीन्स फ्री फ्रॉम कंटेमिनेंट। तो इसके लिए हमको सेलेक्ट करना होगा ऐसा प्लांट या स्पीशीज विद रिस्पेक्ट टू इट्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ओके, जो कि उसकी एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी ना किसी तरह फॉर द क्रायो प्रोटेक्शन होता है। तो हम कोई भी टिश्यू चूज कर सकते हैं, मेरिस्टम्स, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। यूजुअली हम मेरिस्टम्स यूज कर सकते हैं बिकॉज दे आर मोर हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम एनी microbial growth or contaminants. So most suitable would be meristematic cells and the suspension cell culture in late lag and log phase. It is an important point. Second step है कि we have to add cryoprotectant and then pre-treatment has to be done. तो इसके लिए उससे प्रोटेक्ट करना मीन्स आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो हो जाती है उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने वाले मटीरियल्स को हम बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट। तो वो कैसे करते हैं, दे रिड्यूस द फ्रीजिंग एंड सुपर कूलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन रिटार्ड हो जाती है एंड द मटेरियल इज प्रिजर्व फ्रॉम एनी फ्रीज डैमेज। सो इसके लिए हम डीएमएसओ यूज कर सकते हैं, दैट इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। शुगर यूज कर सकते हैं लाइक सुक्रोज, ग्लिसरॉल यूज कर सकते हैं, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, प्रोलीन, ग्लूकोज, मैनोस एटसेट्रा, जिसमें से वाइडली यूज्ड इज डीएमएसओ। उसके अलावा ग्लिसरॉल एंड सुक्रोज आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर इज दैट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है क्रायो प्रोटेक्टेंट्स की वो मिनिमाइज करती हैं एक्शन ऑफ हार्मफुल इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन, बेसिकली द सोल्यूट कंसेंट्रेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। ओके, जो हाई सॉल्युबिलिटी होती है एक्वस फेज में एंड लो सॉल्युबिलिटी, लो टॉक्सिसिटी होती है सेल्स को, आर द टू एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दे आर हाईली सॉल्युबल इन एक्वस स्टेट एंड दे आर लो टॉक्सिक है। तो डीएमएसओ बताया, मिथेनॉल, ग्लिसरॉल, शुगर एल्कोहल्स एंड इवन हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स लाइक डेक्स्ट्रिन, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन एंड हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च इज ऑल्सो यूज्ड। नाउ अब हमको देखना है लो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए। तो सेल्स हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट्स का एंड डिफरेंट प्री ट्रीटमेंट पीरियड्स भी हम दे सकते हैं। किसी को बहुत कम ही प्री ट्रीटमेंट पीरियड चाहिए होता है, किसी में हमको बहुत ज़्यादा देर तक प्री ट्रीटमेंट देनी होती है विद डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर प्रॉपर क्रायो प्रोटेक्शन। सो जो डीएमएसओ जो होता है वो बहुत ईजिली एंटर कर जाता है देन द ग्लिसरॉल, तो इसको शॉर्टर प्री ट्रीटमेंट पीरियड चाहिए। ओके, ऑल्सो ये जो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स होते हैं एज वी हैव डिस्कस्ड एक प्रॉपर्टी की लो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, तो ये भी वेराइंग डिग्री ऑफ साइटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं एट हायर कंसेंट्रेशन। जैसे कि डीएमएसओ 5 to 10% आपको साइटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, ग्लिसरॉल में 10 to 20% साइटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो इसलिए वी यूजुअली कंसिडर डीएमएसओ एज द बेस्ट मटेरियल फॉर क्रायो प्रोटेक्टेंट। नाउ इसके अलावा ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी कल्चर मीडिया में हम ऐड करते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो ऑस्मो प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, दैट इज मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, सुक्रोज। इसमें सुक्रोज इज मोस्टली यूज्ड एंड प्रोलीन बिकॉज दे इंक्रीज द फ्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट बाय डिहाइड्रेशन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सॉर्बिटॉल इज यूज्ड एज एन ऑस्मोटिक एजेंट एज वेल एज अ क्रायो प्रोटेक्टेंट। तो दोनों ही तरीके से यूज हो रहा है इन केस ऑफ ग्लाइसिन मैक्स, दतूरा इनॉक्सिया, ब्रेसिका नेपस एंड डॉकस कैरोटा। नाउ द थर्ड स्टेप वाज फ्रीजिंग। सो सेंसिटिविटी ऑफ सेल एट लो टेम्परेचर वेरिएबल होती है और वो प्लांट स्पीशीज पे डिपेंड कर रही होती है।
तो उसी के बेस पे 4 तरीके के फ्रीजिंग मेथड्स हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। एक होता है स्लो फ्रीजिंग मेथड, देन देयर वुड बी अ रैपिड फ्रीजिंग मेथड, देन देयर वुड बी अ मिक्सचर ऑफ दीज टू मेथड्स। तो स्लो फ्रीजिंग मेथड में क्या होता है कि स्लो कूलिंग रेट होता है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे स्लोली हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। तो इसमें जो होता है 0.5 से 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट टेम्परेचर रिडक्शन होती है। सम अमाउंट ऑफ वाटर इस केस में क्या होता है बाहर फ्लो कर जाता है सेल से, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अंदर ना बन के बाहर बन रहे होते हैं। और वी कैन से कि एक्स्ट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन रादर देन द इंट्रा सेलुलर फ्रीजिंग, जिसकी वजह से नाउ द सेल्स आर पार्शियली डिहाइड्रेटेड एंड दे सर्वाइव बेटर। जब ये प्रोसेस हो जाती है, वाटर फ्लो कर जाता है, दे आर नाउ ट्रांसफर टू द लिक्विड नाइट्रोजन फॉर द स्टोरेज पर्पस। सो ये किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्लो फ्रीजिंग मेथड सस्पेंशन कल्चर को अगर आपको क्रायो प्रिजर्व करना हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रैपिड फ्रीजिंग मेथड। तो रैपिड फ्रीजिंग में क्या होता है, जो भी वाइल होती है जिसमें आपका मटेरियल है उसको आप डायरेक्टली लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देते हैं और एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है -300 से -1000 तक। तो एक क्विक फ्रीजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्विक फ्रीजिंग के केस में एक ड्रॉबैक ये होता है कि स्मॉल आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं और इंट्रासेलुलर क्रिस्टल्स की जो ग्रोथ होती है लेकिन वो बहुत मिनिमल होती है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं शूट टिप एंड सोमैटिक एम्ब्रियो की प्रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट अप इज स्टेप वाइज फ्रीजिंग। सो व्हाट हैपेंस इन स्टेप वाइज फ्रीजिंग, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के ही एडवांटेजेस इसमें देखने को मिलेंगे और एक स्टेप वाइज मैनर में होता है। मतलब कूलिंग टू इंटरमीडिएट टेम्परेचर या लो टेम्परेचर 30 मिनट्स के लिए, एंड उसके बाद डायरेक्ट प्लंज कर देते हैं हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में या रैपिड कूलिंग कर देते हैं 30 मिनट्स के बाद। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं सस्पेंशन कल्चर्स के केस में, शूट एपाइसिस के केस में, बर्ड्स के केस में। नेक्स्ट मेथड है ड्राई फ्रीजिंग मेथड। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। सो दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू दिस एंड दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू दिस पार्ट। सो ड्राई फ्रीजिंग मेथड में क्या होता है कि एक चीज़ देखी गई है कि जो वाटर इम्बाइबिंग सीड्स होती हैं वो हाईली ससेप्टेबल होती है क्रायोजेनिक इंजरी से, जबकि जो नॉन जर्मिनेटेड ड्राई सीड्स होती हैं जिन्होंने वाटर को इम्बाइब नहीं किया था, बिकॉज सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर इम्बाइबेशन इज अ मेजर फिनोमेना, तो वो बेटर सर्वाइव करती हैं फ्रीजिंग पे, लो टेम्परेचर पे। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके डिहाइड्रेटेड सेल्स के केस में भी देखा गया है, दे शो बेटर सर्वाइवल रेट आफ्टर द क्रायो प्रिजर्वेशन। इस ड्रॉपलेट फ्रीजिंग भी एक मेथड होता है। इस मेथड में क्या होता है, जो भी आपका क्रायो प्रोटेक्टेंट होता है उससे मेरिस्टम्स को ट्रीट किया जाता है और उनको डिस्पेंस कर दिया जाता है ड्रॉपलेट्स ऑफ 2 to 3 माइक्रोलीटर ऑन अ एल्यूमिनियम फॉइल इन अ पेट्री प्लेट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर ड्रॉपलेट्स प्री ट्रीटेड क्रायो प्रोटेक्टेंट मेरिस्टम्स की डाली जाती है और अब इन स्पेसिमेंट्स को स्लोली फ्रीज किया जाता है स्लो कूलिंग पे 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट से सब जीरो टेम्परेचर पे, दैट इज बिटवीन -20 to -40 डिग्री सेल्सियस बिफोर इमर्जन इनटू द लिक्विड नाइट्रोजन। सो ये इट इज अ टाइप ऑफ स्टेप वाइज फ्रीजिंग ओनली, बट इसमें ड्रॉपलेट्स को हम डालते हैं एल्यूमिनियम फॉइल पे। तो इट इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आ सकता है। जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज स्टोरेज। स्टोर करने के लिए आपके पास फ्रीजर्स होते हैं। ओके, सो स्टोर के लिए मैंने आपको 4 टेम्परेचर्स भी स्टार्टिंग में बताई, कंडीशंस भी बताई। तो बेसिकली मेंटेन करना होता है फ्रोजन कल्चर्स को एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो फ्रोजन आपने किया है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है सारे ही सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टॉप कर देना ताकि उनकी वायबिलिटी मेंटेन रहे। अब जो टेम्परेचर होती है वो रेंज होती है -70 to 196 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर, लैब्स में -80 डिग्री फ्रीजर्स आर यूज फॉर स्टोरेज, बट अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना चाहते हैं तो -196 डिग्री सेल्सियस इन नाइट्रोजन, एंड ये पहले भी डिस्कस किया कि ये मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड है। तो नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर भी 2 तरीके आते हैं, दोनों अभी रिसेंटली डिस्कस किए हम लोगों ने। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जस्ट टू नो, नीड नॉट लर्न इट। जो भी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन आप किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, या उसी वाइल के ऊपर आप लिख सकते हो। उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसकी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, कोई मॉर्फोजेनिक पोटेंशियल है मेजर तो वो प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी जेनेटिक मैनिपुलेशन आपने की है उसमें कोई जीन ऐड या रिमूव या एनी टैगिंग वगैरह दैट शुड बी मेंशन, कोई सोमा क्लोनल वेरिएशन है तो दैट शुड बी मेंशन, कल्चर मीडियम के बारे में आपने कितने मीडियम पे कल्चर, कौन से मीडियम में कल्चर किया है, कितने टेम्परेचर पे किया था, कितनी देर के लिए किया था, वो सब आपको मेंशन करना चाहिए। उसके बाद आपको उसकी ग्रोथ काइनेटिक्स भी मेंशन करनी चाहिए। नाउ अब हमें उसको यूज़ करना है। मान लो अब हमको थोड़े टाइम बाद काम पड़ गया, हमें उसको रीजनरेट करना है या फिर हमें उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करनी है किसी मटेरियल के ऊपर, या फिर उसको कहीं पे भी प्लांट करना है, तो उस केस में हम थॉइंग करेंगे। पहले उसको आइस जो हमने फ्रीज़ किया था उसको फ्रोज़न स्टेट से हम वापस उसको अनफ्रोज़न स्टेट में लेके आएंगे। तो अनफ्रोज़न स्टेट में लाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, आइस जो होती है उसको पिघलाना पड़ेगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा।
तो हम उसको फ्रोजन सैंपल को एक एम्पियोल में डालेंगे और उसको प्लंज कर देंगे वार्म वाटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 37 से 45 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ जो होते हैं आपके, जिसमें इतना टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसमें हम इसको रखते हैं एम्पियोल्स को, एंड विगरस उनकी स्वर्लिंग करनी चाहिए ताकि इवन जो होता है टेम्परेचर रेंज मेंटेन रहे। उसके बाद रैपिड हमको थॉइंग करनी होती है, जिसमें हमारा रेट जो होता है वो 500 टू 750 डिग्री सेल्सियस पर मिनट होता है, ठीक है, जिस रेट पे ये थॉइंग प्रोसेस चल रही होती है। नाउ रैपिड थॉइंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करता है या प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन से। अब हमको इन एम्प्योल्स को क्विकली ट्रांसफर कर देना है टू अ वाटर बाथ ऑफ 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 से 45 डिग्री सेल्सियस में तो हम डालेंगे, देन उसके बाद क्विकली हमको उसको ट्रांसफर कर देना है आफ्टर सम टाइम टू 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हम हीट की वजह से भी डैमेज नहीं चाह सकते, बिकॉज अगर हम उसको ज़्यादा टाइम तक रख देंगे तो वार्म वाटर बाथ में भी वो डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको कंसीडर करना है कि अगर एक क्रायो प्रिजर्व मटेरियल जिसमें वाटर कंटेंट रिड्यूस हो चुका है टू अ सब ऑप्टिमल लेवल बिफोर फ्रीजिंग, तो थोइंग उस केस में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप इजीली उसको वाटर बाथ में थोड़े टाइम के लिए छोड़ के कर सकते हो। इतना आपको कंडीशंस का टेक केयर नहीं करना होता है कि इतने पे ही मुझे उसको थॉ करना है, देन उसके बाद क्विकली मुझे ट्रांसफर करना है, तो उस केस में थॉइंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अगर आप आपने थॉ कर लिया, अब उसके बाद हमको उसको रिकल्चर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम उसको किसी मीडिया में रिकल्चर कर सकते हैं, लिक्विड मीडिया में, हम सॉलिड प्लेट्स के ऊपर उसको रिकल्चर कर सकते हैं जो थॉट सैंपल है, ठीक है। तो उससे ये सब करने से पहले हमें उसको वॉश करना होता है ताकि क्रायो प्रोटेक्टेंट्स को रिमूव कर सके, बिकॉज क्रायो प्रोटेक्टेंट्स क्या करते हैं, कुछ साइटोटॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम उसको रिकल्चर करते हैं फ्रेश मीडियम में। कुछ लोग प्रेफर करते हैं डायरेक्टली कल्चर करना विदाउट थॉइंग, बिकॉज ड्यूरिंग आपका जो ये प्रोसेस चल रही है क्रायो प्रिजर्वेशन की, सर्टेन वाइटल सब्सटेंसेस आर आल्सो रिलीज फ्रॉम द सेल, ओके, जो कि प्रमोट करते हैं इनविट्रो कल्चर की ग्रोथ में, तो इसलिए भी हम वॉश नहीं करते, अदरवाइज वो भी वॉश अवे हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सर्वाइवल और वायबिलिटी को हमें मेजर करना होता है बिफोर रीजनरेटिंग द प्लांट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपने ग्रो कर लिया, उसके बाद आप किसी भी स्टेज पे क्रायो प्रिजर्वेशन की या इवन आफ्टर थॉइंग या रिकल्चरिंग आप इसको मेजर कर सकते हो। टेक्निक्स जो यूज़ होती है वो सेम टेक्निक्स होती हैं जो सेल कल्चर्स की वायबिलिटी के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जैसे TTC, टाइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, इवांस ब्लू, FDA फ्लोरेसिन डाइएसिटेट। लेकिन जो बेस्ट मेथड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेनिंग मेथड वो है आपका यूजिंग दिस फॉर्मूला, हम एंट्री चेक करते हैं उसकी इनटू द सेल डिवीजन एंड रीग्रोथ इन द कल्चर। हमने 100 सेल्स को थो किया था और हमने उसको एक प्लेट पे ग्रो किया है, सॉलिड अगार प्लेट जो भी मीडिया था उसके बेसिस पे, एंड 100 में से 80 हैव ग्रोन। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो मटेरियल है उसकी वायबिलिटी 80% है। देन जो भी हमारे सेट स्टैंडर्ड्स है कि कितनी वायबिलिटी या सर्वाइवल कैपेसिटी होनी चाहिए, उसी के बेस पे हम चूज़ करके कि हमें इससे फर्दर अपना एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए, नहीं हम प्लांट रीजनरेशन करेंगे। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का जो मेजर अल्टीमेट गोल होता है वो होता है टू रीजनरेट अ डिजायर प्लांट। तो उसके लिए रीजनरेट करने के लिए हमको कुछ एडिशनल ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस भी देने पड़ेंगे ताकि वो बेटर रीजनरेट कर सके, ग्रो कर सके, और हमको अप्रोप्रिएट कंडीशंस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। इस टेबल को आप स्टडी कर सकते हो, इसमें आपको गिवन है कि कौन कौन से प्लांट स्पीशीज को रीजनरेट किया गया है यूजिंग व्हाट काइंड ऑफ प्लांट मटेरियल हमने। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी MCQ कम्स फ्रॉम दिस पार्ट। सो इट इज यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, it is used for preservation of the rare genomes, it is used for free storing the cell cultures and cell lines, for maintaining disease free plants material in the form of meristems basically, okay, meristem preservation. Next we have cold acclimation and frost resistance. Now retention of morphogenic potential in long term cultures also, and to slow the metabolism and aging of the material that we need to preserve. तो इन 6-7 केसेस में हम क्रायो प्रिजर्वेशन को यूज करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स जस्ट रिवाइज। सो वी टॉक्ड अबाउट क्रायो प्रिजर्वेशन, which is preserving the plant material at low temperature, or we can say frozen state, okay, or we can say frozen state. So what happens during this process? दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो है क्रायो प्रोटेक्टेंट, जो कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन से बचाता है, फॉर एग्जाम्पल DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एंड
ऑस्मो प्रोटेक्टेंट और ऑस्मो रेगुलेटर भी हम बोल सकते हैं, जो कि सोल्यूट कंसंट्रेशन भी डैमेज कर सकती है सेल के जो अंदर होती है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज हम यूज़ कर सकते हैं, एंड जो दोनों ही केसेस में काम कर जाए वो है सॉर्बिटॉल। ओके, ये जो प्रोसेस होती है क्रायो प्रिजर्वेशन की, यूजुअली हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को या सीड स्टोरेज को या फिर एजिंग या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, सो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करना है। सो इसके जो मेजर स्टेप्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए, दैट वुड बी, सबसे पहले आप प्लांट मटेरियल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेराइल मटेरियल सिलेक्शन, जिसमें यूजुअली मेरिस्टम्स एंड सस्पेंशन कल्चर यूज करते हैं बिकॉज दे आर डिजीज फ्री इन नेचर। एंड उसके बाद वी एड क्रायो प्रोटेक्टेंट एंड प्री ट्रीटमेंट इज डन। ओके, सपोज मैंने एक मेरिस्टम या सपोज मैंने एक कैलस को ही सेलेक्ट कर लिया, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, उसके बाद हमने क्रायो प्रोटेक्टेंट में इसको प्री ट्रीटमेंट किया, फॉर एग्जांपल DMSO में। देन उसके बाद हमको करना होता है दैट इज फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग यूजुअली हम जो फ्रीजिंग करते हैं वो 4 तरीके के मेथड होते हैं। तो स्टेप वाइज फ्रीजिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें पहले तो स्लो फ्रीजिंग होती है, देन फास्ट फ्रीजिंग होती है। तो स्लो फ्रीजिंग एट अ कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर एंड फास्ट फ्रीजिंग और रैपिड फ्रीजिंग एट मोर लोअर टेम्परेचर। सो फ्रीजिंग यूजुअली और स्टोरिंग टेम्परेचर -20 से -80 का होता है स्टोरिंग वाला, बट फ्रीजिंग यूजुअली हम लिक्विड नाइट्रोजन में ही करते हैं और 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही करते हैं। सपोज हमने फ्रीजिंग या वो कर लिया, देन उसके बाद हमको स्टोरेज करना होता है, जिसमें हमारे पास फ्रीजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फ्रीजर्स, जो सेम टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। देन आफ्टर दिस फ्रीजिंग एंड स्टोरेज वी वांट टू यूज़ द मटेरियल ताकि हम उसको रीजनरेट कर सके व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो थोइंग प्रोसेस होती है जिसमें आइस को मेल्ट किया जाता है। सो थोइंग हम हॉट वाटर बाथ में हम करते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, और उसके बाद इवेंचुअली थोड़ा कोल्ड वाटर बाथ में हम ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हीट भी डैमेज ना करे। किसी किसी केस में थोइंग क्रिटिकल भी नहीं होती, अगर आपका वाटर पहले से ही डिहाइड्रेटेड हम मटेरियल यूज़ करें, वाटर उसमें से निकाल दें। थोइंग के बाद हमको रिकल्चर करना होता है। रिकल्चर में हम प्लेट्स या जो भी लिक्विड मीडिया उस पर रिकल्चर करते हैं, बट उसके पहले हम वॉश भी कर सकते हैं ताकि क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है, बिकॉज वो साइटोटॉक्सिक होता है, वो इफेक्ट ना करे। किसी किसी केस में हम वॉश नहीं भी करते, क्योंकि वाइल दिस फ्रीजिंग प्रोसेस प्लांट मटेरियल अपना कुछ ऐसे वाइटल सब्सटेंसेस भी रिलीज कर देते हैं जो बाद में उनको हेल्प कर सकता है इन विट्रो कल्चरिंग में। रिकल्चर करने के बाद हमको वाइबिलिटी या सर्वाइवलिटी चेक करनी होती है, जो हम स्टेनिंग मेथड से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला भी है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हमने नंबर ऑफ सेल्स जिन्होंने ग्रो किया टू द नंबर ऑफ सेल्स जितने हमने थॉ किए थे इनटू 100। सो बेसिकली वी कैन से कि जितने नंबर ऑफ सेल्स ने ग्रो किया अपॉन में जितने नंबर ऑफ सेल्स हमने थॉ किए थे इनटू 100। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम वाइबिलिटी चेक करते हैं, और इनमें से जो सेल अब वाइबल होता है या जो जितने वाइबिलिटी परसेंटेज होती है उसको हम रीजनरेट कर देते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स हमने टेबुलर फॉर्म में दिए आपको, विच यू कैन रीड and learn. So this was whole about cryopreservation. So please like, share and subscribe. अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। थैंक यू।